हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डाइट इन क्रॉनिक किडनी डिजीज। काफी लोगों ने कमेंट किया है और हमने एक पोल भी किया था जिसमें डाइट इन सीकेडी वाज द मोस्ट पॉपुलर थिंग टू टॉक अबाउट। सो इसके बारे में आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या आपको खाना चाहिए स्टेज 1 और 2 सीकेडी में, मतलब जब आपका किडनी फंक्शन 60 और 90 के बीच में हो, स्टेज 3, 4 और 5, और डायलिसिस में आपको क्या खाना चाहिए। डाइट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। मैं आपको सिर्फ रिकमेंडेशंस बता सकता हूं जो एविडेंस बेस्ड हैं, बट आपको खुद थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। हर पेशेंट का टेस्ट अलग होता है और हर पेशेंट के घरों में अलग खाना बनता है। तो मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि रिकमेंडेशन क्या है, एंड देन आपको अपना खुद एक डाइट प्लान बनवाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। सो आई थिंक एज अ डॉक्टर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार लिख देते हैं सॉल्ट कम करो, फॉस्फोरस कम करो, पोटेशियम कम करो, बिना सोचे कि आप क्या सोच रहे हैं। कई लोगों के लिए खाना बहुत जरूरी है और ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर गिविंग एनी सजेशंस। तो हम शुरू करते हैं स्टेज 1 और 2 में। इसमें इतनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और हम रेकमेंड करते हैं वही चेंजेस जो एक नॉर्मल पेशेंट को जिनको सीकेडी नहीं हो। तो मेन एम क्या है डाइट का? मेन कारण है डाइटरी रिकमेंडेशंस का कि आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल में हो। तो मैंने पहली वीडियो में भी बात की है कि आपकी ब्लड प्रेशर रीडिंग्स लेस देन 130/80 होनी चाहिए, और ये आप घर पे भी मेजर कर सकते हैं एक मशीन के थ्रू। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हफ्ते में एक बार अपनी रीडिंग्स ले। किसी भी दिन सुबह 3 रीडिंग्स लो 1 से 2 मिनट अपार्ट, और उसका एवरेज निकाल लो, और आप एक डायरी बना सकते हैं अपनी रीडिंग्स का। जब हम बात करते हैं सॉल्ट इनटेक की, ये मेनली ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नाउ रिकमेंडेशन है कि दिन में आपको 1 टीस्पून से कम सॉल्ट खाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है करना, स्पेशली इंडियन डाइट में जहाँ पर मसाले डलते हैं और इतना सॉल्ट डलता है। बहुत मुश्किल है पूरे दिन में सिर्फ 1 टीस्पून खाना। ऊपर से अगर आपने कभी बाहर खाना खाने चले गए तो फिर कुछ अंदाजा नहीं होता कि इसमें कितना सॉल्ट है। तो इसको आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हो? कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे प्रोसेस फूड आपके गट के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता, और इसमें सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं और घर का खाना खा सकते हैं। दूसरी चीज है, आप एक्सरसाइज ज्यादा कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है कि आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करो। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, इन सब से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और यही हमारा मेन है। दूसरी चीज हम बात करेंगे शुगर के बारे में। मेरे हिसाब से शुगर एक बहुत एडिक्टिंग चीज है। आप खुद देखिए, आपने एक दिन मीठा खाया, अगले दिन आपको और क्रेविंग होती है मीठे की, और तीसरे दिन और होती है। इसके बारे में इतनी बात नहीं करी जाती, बट शुगर काफी एडिक्टिंग है। सो इसको मॉडरेशन में खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एकदम शुगर बंद कर देना चाहिए, बट थोड़ा मॉडरेशन में खाना चाहिए। तो मेन रीजन यही है कि शुगर से ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी से डायबिटीज बिकम्स मच वर्स। ओबेसिटी इज आल्सो लिंक्ड विद सीकेडी। तो अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो प्रोग्रेशन टू सीकेडी के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम शुगर की बात करें तो मैं इसमें मेनली अल्कोहल के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि आप अपना अल्कोहल कम कर दीजिए। ये भी करना काफी मुश्किल है उन लोगों के लिए जो रेगुलरली ड्रिंक करते हैं। तो आई थिंक आपको समझना चाहिए कि हम ये क्यों बोलते हैं। अल्कोहल इज वेरी हाई इन शुगर एंड कैलोरीज, और साथ में आप अल्कोहल के साथ आप मिक्सर्स भी लेते हैं, उसमें भी शुगर होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी डेडली हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म में, आपके लिवर के लिए भी, किडनी के लिए भी, हार्ट के लिए भी। तो मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम बंद कर दो अल्कोहल, बट थोड़ा मॉडरेशन में पियो। और अगर आप मिक्सर्स में जूसेस लेते हो तो उसको आप चेंज करके सोडा वाटर करो, सोडा वाटर विद टॉनिक वाटर कर लो अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है। इससे आपका कैलोरी इंटेक भी कम होगा और शुगर इंटेक भी कम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, सो दैट हम ये चैनल बढ़ा सकें। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नॉर्मल पर्सन को अराउंड 0.8 to 1 grams per kg प्रोटीन खाना चाहिए एक दिन में। दिस इज रिकमेंडेड एंड इट इज एसेंशियल आपकी मसल ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए, जनरल वेलबींग के लिए। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, पनीर में जैसे 100 ग्राम्स पनीर में, सिमिलरली 2 कटोरी दाल में 20 ग्राम्स प्रोटीन हो गया। तो आजकल इंटरनेट पे ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, और कई लोग थोड़े डाइट कॉन्शियस भी हो गए। अब अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोज लिखो कितना खा रहे हो, बट आई थिंक थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज हैं,
ताकि आपको एक रफ एस्टिमेट हो कि आप दिन में कितना खा रहे हो। अगर हम प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मुझे लगता है फिश इज मच बेटर देन चिकन। इसमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है और ज्यादा हेल्दी भी है। और अगर वेजिटेरियन की बात करें तो पनीर, चने, दाल, दे आर ऑल वेरी हाई इन प्रोटीन कंटेंट। अभी प्रोटीन के बारे में हम वापस बात करेंगे स्टेज 4 और 5 में। चौथी चीज आती है फूड दैट इज हेल्दी फॉर योर हार्ट। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैट, गुड फैट एंड बैड फैट। बैड फैट से आपका ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए लोग अब बोलते हैं कि आप फ्राइड खाना अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें बैड फैट बहुत ज्यादा है। तो इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग आप स्टर फ्राई करो, ग्रिल करो। आजकल एयर फ्रायर्स भी आ गए हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अब काफी ऑप्शंस हो गए हैं टू रिड्यूस बैड फैट। अब बात करते हैं स्टेज 3, 4 और 5। स्टेज 3 आई थिंक अगेन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपका किडनी फंक्शन या EGFR 30 और 59 के बीच में होता है। अगर आप 30 के आसपास की रेंज में हो तो आई थिंक आपको ज्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी चाहिए। पर अगर आप 50, 55, 60 के पास हो तो आई थिंक वही रिकमेंडेशन है जो स्टेज 1 और 2 के लिए। अब पहले हम बात करेंगे वाटर इनटेक के बारे में। अब हम कई बार बोलते हैं अपना पानी इनटेक कम कर दो। इसका क्या रीजन है और ये हम क्यों बोलते हैं? मेरे हिसाब से ये सिर्फ स्टेज 4 या स्टेज 5 मतलब लेट क्रॉनिक किडनी डिजीज में एप्लीकेबल है, क्योंकि उस टाइम पे आपका EGFR इतना लो हो जाता है कि वाटर लिमिट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने वाटर लिमिट नहीं किया उस टाइम पे तो आपका चांसेस ऑफ फ्लूइड रिटेंशन पैरों में, लंग्स में ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका वेट बढ़ सकता है, आपको टायर्डनेस हो सकती है। तो स्टेज 4 और स्टेज 5 में जब आपका EGFR लेट्स से 20 से कम हो जाए तब आपको वाटर रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए हर पेशेंट में अलग होता है। अगर कोई पेशेंट है जो बहुत बड़ा है तो 1.5 लीटर तक भी पी सकता है। अगर कोई पेशेंट है जो बहुत पतला सा है और उनकी हाइट इतनी नहीं है तो आई थिंक 1 और 1.2 लीटर्स तक ही पीना चाहिए। बट अगेन ये सारी रिकमेंडेशन तभी दी जा सकती है जब हम आपको फेस टू फेस देखें, आपको असेस करें, तभी बता सकते हैं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। अब इसमें अब स्टेज 3, 4 और 5 में सेम रिकमेंडेशन होती है जो 1 और 2 में है, बट इसमें 2 और सॉल्ट्स की बात की जाती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है फॉस्फोरस। अब हम क्यों बोलते हैं कि आपको लो फॉस्फोरस डाइट लेनी चाहिए? क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 और 5 में फॉस्फोरस बढ़ जाता है। जब फॉस्फोरस बढ़ता है ये आपकी बोन से कैल्शियम निकाल देता है, उसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं, आपको टायर्डनेस होती है। सो आई थिंक एज अ डॉक्टर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार लिख देते हैं सॉल्ट कम करो, फॉस्फोरस कम करो, पोटेशियम कम करो, बिना सोचे कि आप लोगों के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं। कई लोगों के लिए खाना बहुत जरूरी है और ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर गिविंग एनी सजेशन। जब फॉस्फोरस बढ़ता है ये कैल्शियम भी निकलता है और ये कैल्शियम जाके आपकी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सकता है, आपकी आर्टरीज में, आपकी वेन्स में। तो इससे लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका फॉस्फेट लेवल 1 पॉइंट से ज्यादा हो जाए बॉडी में तो आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे इचिंग, स्किन इरिटेशन हो सकती है, आपको ड्राई स्किन हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि फॉस्फोरस को अपना लिमिट करो। अब अगर आप स्टेज 5 CKD में हो, आपका किडनी फंक्शन अगर 15 से कम है या इवन लेट स्टेज 4 15 और 20 के बीच में, तो आपको शायद फॉस्फेट बाइंडर दिया गया हो। ये दवाई जब दवाई लेते हैं तो ये आपका फॉस्फेट लेवल ब्लड में कम करता है। मुझे नहीं लगता कि स्टेज 1, 2 और 3 में इसकी जरूरत है, ओनली लेट स्टेजेस में ये दवाई दी जाती है। दूसरी सॉल्ट की बात करें वो है पोटेशियम। पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर ये एक सर्टेन लेवल से ऊपर पहुंच जाए तो पोटेशियम कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कई CKD पेशेंट होते हैं जिनका पोटेशियम बहुत हाई रन करता है और उनका रिस्क ऑफ डेथ भी बढ़ जाता है। एक बहुत सिंपल गूगल सर्च आपको बता देगा कि कौन से फूड हाई है पोटेशियम में, कौन से हाई है फॉस्फोरस में और कौन से लो है। तो मेरे को यहाँ पर हर एक फूड के बारे में बताना या हर एक सब्जी के बारे में बताना मेरे कोई पॉइंट नहीं लगता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा, जैसे एप्पल्स, दीज आर लो इन पोटेशियम एंड दे आर वेरी गुड फॉर यू। दूसरा हो गया कैरेट्स, ग्रीन बीन और इवन राइस। दिस इज गुड for you because it's low in potassium, but again only if eaten in moderation.
मैं सारे नीचे लिंक्स डाल दूंगा जितने भी हमने टॉपिक्स के बारे में बात करी है, ताकि आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल सके, क्योंकि जरूरी है आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको बोले कि अपना फास्फोरस कम कर लो या फिर अपना पोटेशियम कम कर लो, आपको पता हो वो क्या बोल रहे हैं। अब आपने रीनल डाइट के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली डाइट होती है जिसमें आपका फास्फोरस कम है, आपका सॉल्ट कम है, आपका पोटेशियम कम है और मैग्नीशियम कम है खाने में। अब ये फॉलो कितने लोग करते हैं बहुत मुश्किल है बताना, और इतना आसान भी नहीं फॉलो करना। मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है हर सीकेडी पेशेंट को एक किडनी के स्पेशलिस्ट डाइटिशियन से मिलना, ताकि वो आपके हिसाब से आपका एक डाइट प्लान बना सके। हम ये नहीं बोल रहे कि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो सारा डाइट, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है। स्टेज 4 और 5 में यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद योर फूड, बिकॉज इस स्टेज पे हो सकता है कि आप डायलिसिस की तरफ पहुंच रहे हैं, बट ये भी हो सकता है कि आप 4-5 में काफी टाइम से हैं। तो अगर आप अपने खाने को कंट्रोल में रखेंगे, अपना प्रोटीन इंटेक कंट्रोल में रखेंगे, आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होगा। हमने प्रोटीन की बात की स्टेज 1 और 2 में। स्टेज 4 और 5 में प्रोटीन कम खाना चाहिए। रेकमेंडेशन है 0.75 ग्राम्स पर केजी पर डे। अब हम डायलिसिस की बात करें तो इसमें बोला जाता है कि आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपका काफी मसल वेस्ट हो सकता है डायलिसिस की वजह से। तो वो बोलते हैं प्रोटीन इंटेक 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे होना चाहिए। आपकी एपेटाइट भी थोड़ी कम हो जाती है डायलिसिस में, तो जरूरी है कि खाना अपना सही रखें। अगर आप एक सेशन के लिए आ रहे हैं, अपने साथ एक टिफिन लाइए ताकि आप वहाँ पे खा सकें और आपको हॉस्पिटल का खाना ना खाना पड़े। तो ये सारी छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं एंड में यही बोलना चाहता हूँ कि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की नीड्स अलग होती हैं और टेस्ट अलग होता है। तो जरूरी है कि आप एक डाइटिशियन से मिले और अपने लिए एक मील प्लान बनाएं जो आपको सूट करे। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब रेकमेंडेशंस हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपने लिए एक डिसीजन ले सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।